हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए समाज से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आज का पहला प्रश्न है कि सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में कौन सा समास होगा। ये श्रृंखला आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि घास फूस योजक चिन्ह बीच में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है और यह किसके लिए संबंधित है, तो कर्मधारय बिल्कुल नहीं। यहाँ विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है। द्विगु समास संख्यावाची होता है, जबकि अव्यय भाव में उपसर्ग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। घास और फूस में द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए है शूलपाणी, बी है यथाक्रम, सी है हंसमुख और डी है हथकड़ी। हाथों में पड़ने वाली कड़ी, ये बिल्कुल नहीं होगा। यथाक्रम, यहाँ पे यथा उपसर्ग है, यथाक्रम, तो ये कैसा हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। उसके बाद बात आती है हंसमुख, तो हंसने वाला मुख, यहाँ पर भी आपका बहुब्रीहि समास नहीं होगा। और बहुब्रीहि समास का अर्थ ही होता है कि तीसरे जो है पद की प्रधानता होना। तो शूल पाणी, शूल को धारण करने वाला, अर्थात भगवान शिव, अर्थात भगवान शिव के लिए ये शब्द बिल्कुल रूढ़ हो जाता है और यह तीसरा अर्थ देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शूलपाणी में बहुब्रीहि समास होगा। देन अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास है। ऑप्शन ए है भुजदंड, बी है माखन चोर, सी है भला बुरा और डी है चतुर्भुज। भुजदंड, भुज के लिए जो दंड है वो, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तो ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और भला और बुरा योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जबकि द्विगु समास यानी कि संख्यावाची होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिदिन शब्द में समास होगा। प्रतिदिन शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए है द्विगु, बी है कर्मधारय, सी है तत्पुरुष और डी है अव्ययी भाव। द्विगु समास संख्यावाची होता है, इसलिए यह नहीं होगा। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग लगा होता है और कर्मधारय समास में विशेष्य और विशेषण की बात की जाती है। इसके साथ साथ तत्पुरुष समास किसी न किसी कारक चिन्ह के द्वारा जुड़ा होता है। तो यहाँ पर प्रतिदिन में प्रति क्या है, उपसर्ग है, और दिन क्या है, मूल शब्द है। तो प्रति उपसर्ग का कारण आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन समस्त पदों का पहला पद संख्यावाची हो, उसे समुदाय का बोध होता हो, तो उसे क्या कहेंगे। ऐसा समास पद जिससे पहला पद संख्यावाची हो और उससे किसी समूह का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए द्विगु समास, बी है द्वंद्व समास, सी है कर्मधारय समास और डी है अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संख्यावाची बराबर द्विगु समास, योजक चिन्ह और बीच में और जुड़ा हो तो द्वंद्व समास। कर्मधारय विशेषण विशेष्य की विशेषता बताता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, उपसर्ग के माध्यम से जो है शब्द जुड़ा होता है। तो यहाँ पर एकदम आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट है कि जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो, तो उसमें कौन सा समास होगा। पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य। अभी अभी हमने चर्चा की थी विशेषण और विशेष्य से संबंधित। ऑप्शन ए है द्विगु, नहीं, संख्यावाची होता है। द्वंद्व योजक चिन्ह से जुड़ा होता है। तत्पुरुष आपके कारक चिन्हों से जुड़ा होता है। जबकि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है, जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान रहता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, बी है तत्पुरुष, सी है बहुब्रीहि और डी है द्वंद्व। द्वंद्व में दोनों ही पद जो है प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है। तो बचता आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास किसी न किसी कारक चिन्ह के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। अब यहाँ पर आप पकड़ पाएंगे और से, बार बार मैं कह रही हूँ या तो और होगा या तो योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह का अर्थ ही होता है कि जो है दोनों के बीच में एक संबंध, यानी कि ये भी और ये भी, तो दोनों ही। तो कृष्ण और सुदामा गुरु भाई हैं। ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या कहा गया है, कृष्ण और सुदामा, और कृष्ण और सुदामा में द्वंद्व समास होगा। कृष्ण और सुदामा में द्वंद्व समास होगा, जबकि पूछा कहाँ जा रहा है, गुरु भाई में। गुरु भाई में नीचे अंडरलाइन की गई, तो गुरु का भाई, गुरु का भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कारक चिन्ह के द्वारा जुड़ा गया है। और यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यदि कृष्ण और सुदामा में पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता। फिलहाल यहाँ पर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा गुरु भाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि लड़की चौलड़ी पहने है, लड़की चौलड़ी पहने है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। तो चौलड़ी में चार लड़ियों वाला, चार लड़ियों वाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है। तो बहुब्रीहि समास तृतीय पद प्रधान होता है, इसलिए ये नहीं होगा। द्वंद्व समास योजक चिन्ह से जुड़ा होता है, ये भी नहीं होगा। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जो है आपके उपसर्ग से शब्द बनता है, ये भी नहीं होगा। तो संख्यावाची होने के कारण ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चौलड़ी में द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। ऑप्शन ए है द्विगु समास, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। नेक्स्ट देखेंगे तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास की बात की जाए तो यह विशेषण और विशेष्य पर आधारित होता है, जबकि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, क्योंकि जैसे हमने लिख दिया माता पिता, माता पिता, बीच में लगा दिया योजक चिन्ह। अब देखिए, अगर माता को हटा देते हैं तो पिता का अपना अर्थ है, लेकिन माता के साथ ये बेहतर अर्थ दे रहा है, यानी कि माता भी महत्वपूर्ण है और पिता भी महत्वपूर्ण है। किसी एक को हटा देने से दूसरे का पूर्ण अर्थ नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए कहेंगे कि इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समास के पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जिस समास के पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। यानी ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, जो कि उपसर्ग से संबंधित होता है, और द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि कर्मधारय समास में भी द्वितीय पद ही लगभग आपका प्रधान रहता है। लेकिन बात की जाए बहुब्रीहि समास की, तो बहुब्रीहि समास ऐसा समास है जिसमें ना तो पहला ना ही दूसरा, बल्कि कौन सा, तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट है कि जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उत्तर पद से मतलब है यहाँ द्वितीय पद का और पूर्व पद से मतलब है प्रथम पद का। तो जहाँ पर जो है उत्तर पद प्रधान होगा और प्रथम पद गौण होगा, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा। ऑप्शन ए है द्विगु समास से संख्यावाची होगा, इसलिए इसमें प्रथम पद प्रधान होगा। अव्ययी भाव समास में भी प्रथम पद प्रधान होगा, क्यों, क्योंकि यह अव्यय से जुड़ा होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य से जुड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास, बी है अव्ययी भाव, सी है करण तत्पुरुष और डी है द्वंद्व। द्वंद्व में योजक चिन्ह और से जुड़ा होता है वाक्य। बहुब्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है। करण तत्पुरुष में आपकी जो है विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जबकि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि अव्ययी भाव समास में जो है उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें यथा उपसर्ग में जोड़ दिया गया है शक्ति। तो शक्ति के अनुसार यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास। देन अगला क्वेश्चन है धनुर्बाण के लिए किस तरह का समास है। धनुर्बाण के लिए किस तरह का समास है। धनुर्बाण जो है किस तरह के समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है
बहुब्रीहि, सी है कर्मधारय और डी है द्वंद्व। धनुर्बाण तृतीय पद कोई भी इसमें अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं होगा। तत्पुरुष, धनुष के लिए बाण नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। कर्मधारय कोई विशेषता नहीं बता रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्यों कि धनुष और बाण, इसका विच्छेद बिल्कुल सही करेंगे, कन्फ्यूजन हो सकता है तत्पुरुष को लेकर के, तो इसमें तत्पुरुष नहीं बल्कि द्वंद्व समास होगा, धनुष और बाण, धनुष और बाण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, धनुष बाण में द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शोकाकुल में कौन सा समास है? शोकाकुल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए अव्ययीभाव समास नहीं होगा। किसी प्रकार की विशेषता का भी वर्णन नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार कर्मधारय भी नहीं होगा। और बहुब्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शोक से आकुल, शोक से आकुल। कर्ता ने कर्म से, तो कर्म विभक्ति द्वितीय विभक्ति के होने के कारण तत्पुरुष समास हो गया है शोकाकुल में। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, अकाल पीड़ित में समास होगा, अकाल पीड़ित में समास होगा। ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है द्वंद्व, सी है तत्पुरुष और डी है बहुब्रीहि। तो अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित इसका अर्थ निकलेगा, और ये किसी विभक्ति चिन्ह से जुड़ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष। योजक इसमें जो है आपके विभक्ति से नहीं जुड़ रहा है, इसलिए तत्पुरुष नहीं होगा। विशेषता नहीं है तो विशेषण से संबंधित ना होने के कारण कर्मधारय भी नहीं होगा। संख्यावाची ना होने के कारण द्विगु भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाक्य, ये शब्द कैसा होगा? द्वंद्व समास होगा, और जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जय का भी अपना अर्थ है और पराजय का भी अपना अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है कि पर्णकुटी शब्द का समास होगा, पर्णकुटी शब्द का समास होगा। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है द्वंद्व, सी है कर्मधारय, डी है बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि तो इसमें अर्थ बिल्कुल भी नहीं दे रहा है तीसरे पद का। द्वंद्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें ना ही योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और ना ही दोनों पद प्रधान है। कर्मधारय कोई विशेषण या विशेषता से संबंधित ना होने के कारण नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका अर्थ क्या निकलेगा? पर्ण की कुटी, पर्ण की कुटी, पर्ण मतलब पत्तों की कुटी, पत्तों की कुटी। और संबंध का, की, के, रा, री, रे, ये आपके विभक्ति चिन्ह लगने के कारण कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तत्पुरुष समास। पर्णकुटी में तत्पुरुष समास होगा। अगला देखेंगे, सिंह द्वार शब्द में समास है, सिंह द्वार शब्द में समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययीभाव, सी है कर्मधारय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंह के लिए द्वार, सिंह के लिए द्वार, यहाँ पर भी क्या हुआ है? विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होने के कारण ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तत्पुरुष समास, सिंह द्वार में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है कोशकार, कोशकार, और कोशकार में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययीभाव, सी है कर्मधारय और डी है द्विगु। संख्यावाची नहीं है, इसलिए द्विगु नहीं होगा। पहला पद किसी भी प्रकार कोश नामक कोई उपसर्ग नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। विशेषता बता नहीं रहा है, तो कर्मधारय भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कोश के लिए कार। तो कोश के लिए कार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कोशकार में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथोचित में कौन सा समास होगा? यथोचित में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है बहुब्रीहि, सी है तत्पुरुष और डी है अव्ययीभाव। तो विशेषता है नहीं, इसलिए कर्मधारय नहीं होगा। तृतीय पद प्रधान ना होने के कारण बहुब्रीहि भी नहीं होगा। किसी भी प्रकार से विभक्ति ना जुड़ने के कारण तत्पुरुष भी नहीं होगा। जबकि अव्ययीभाव समास है और इसमें उपसर्ग क्या है? तो यथा शक्ति, यथा शक्ति या यथो उचित, यथो उचित। तो यथो उचित हो जाएगा यथोचित, यथा उचित मतलब यथोचित। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यथोचित में अव्ययीभाव समास होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नरभक्षी में कौन सा समास है? नरभक्षी में कौन सा समास है? नर मतलब पुरुष, नर मतलब पुरुष या जीव से भी लगा सकते हैं, और भक्षी मतलब भक्षण करने वाला, उसको खाने वाला। तो नर भक्षी यानी नर को खाने वाला। तो नर को खाने वाला, को के कारण क्या हो जाएगा? विभक्ति चिन्ह लगाए तो बहुब्रीहि तीसरा अर्थ है नहीं, कर्मधारय विशेषता है नहीं, संख्यावाची है नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नर को भक्षण करने वाला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नर को भक्षने वाला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में कौन सा समास है?
ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है बहुब्रीहि और डी है द्विगु। संख्या न होने के कारण द्विगु नहीं होगा, विशेषता न होने के कारण कर्मधारय नहीं होगा, विभक्ति न जुड़ने के कारण तत्पुरुष नहीं होगा, जबकि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नीला है अंबर जिसका अर्थात अर्थात भगवान शिव के लिए कहा गया है कि नीलांबर किसके लिए प्रयोग किया गया है, भगवान शिव के लिए एक अर्थ रूढ़ हो जाता है और तृतीय पद प्रधान होने के कारण ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर। नीलांबर में बहुब्रीहि समास होगा। सप्त ऋषि में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययभाव, सी है द्विगु और डी है द्वंद्व। तत्पुरुष विभक्ति होने पर होता है जो कि नहीं है, इसके बाद अव्ययभाव उपसर्ग होने पर होता है जो भी नहीं है, और अगर बात की जाए द्वंद्व की तो इसमें योजक चिन्ह होता है वो भी नहीं है, और बात की जाए द्विगु समास की जो कि संख्यावाची होता है, ऐसा इसमें प्रतीत भी हो रहा है। सप्त ऋषि यानी कि 7 हैं ऋषि। कितने ऋषि हैं? 7 ऋषियों की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सप्त ऋषि में द्विगु समास होगा। नीलोत्पलम में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है बहुब्रीहि, सी है अव्ययभाव और डी है तत्पुरुष। तो नीला कमल नीला है जो कमल, तो कमल की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि जो कमल है वह कैसा है? नीला है। तो विशेषता होने के कारण कौन सा यहाँ पर समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि धनंजय में कौन सा समास है? धनंजय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी है कर्मधारय, सी है बहुब्रीहि और डी है अव्ययभाव। द्वंद्व किसी भी प्रकार से योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है, कर्मधारय विशेषता या विशेषण नहीं है, अव्ययभाव यानी कि किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। धनंजय में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। धनंजय आपका अग्नि का पर्यायवाची भी होता है, और यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ये विशेष रूप से आपके भगवान अग्निदेव के लिए जो है यह प्रयोग किया गया शब्द है, जो एक प्रकार से रूढ़ अर्थ में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है कि मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अव्ययभाव, बी है कर्मधारय, सी है तत्पुरुष या डी है बहुब्रीहि। तीसरा अर्थ नहीं कोई दे रहा है, या मनमाना कोई एक व्यक्ति है, कोई एक वस्तु है, किसी व्यक्ति के लिए तो रूढ़ है नहीं मनमाना। कर्मधारय जो है विशेषता बता रहा है मन की, कि मन रूपी माना, ऐसा तो बिल्कुल अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अव्ययभाव, इसमें उपसर्ग भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मन में माना या मन के लिए माना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मनमाना में तत्पुरुष समास होगा। कतर ब्योत में कौन सा समास है? अब देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आप आसानी से बता पाएंगे कतर ब्योत में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी है द्विगु, सी है तत्पुरुष और डी है बहुब्रीहि। तृतीय पद प्रधान न होने के कारण बहुब्रीहि नहीं होगा, संख्यावाची न होने के कारण द्विगु नहीं होगा, और विभक्ति या कारक चिन्ह न जुड़ने के कारण तत्पुरुष भी नहीं होगा, और संख्यावाची होने के यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह होने के कारण क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह होने के कारण आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कतर और ब्योत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला है कि हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में कौन सा समास है? एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि योजक चिन्ह के साथ साथ यहाँ पर अधिकांश विपरीतार्थक ही शब्द दिए जाते हैं। कैसे शब्द दिए जाते हैं? विपरीतार्थक शब्द ही दिए जाते हैं, विलोम शब्द ही दिए जाते हैं। तो हानि और लाभ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि द्वंद्व समास का कोई भी उदाहरण यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जय पराजय में कौन सा समास होगा? तो जय और पराजय कौन सा चिन्ह आया है? बीच में योजक चिन्ह आया है, तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव, उपसर्ग होता है, नहीं होगा। बहुब्रीहि तृतीय पद प्रधान होता है, ये भी नहीं होगा। द्विगु समास में संख्यावाची होता है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जय और पराजय में द्वंद्व समास होगा। अगला देखेंगे लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए आपका दिया गया है बहुब्रीहि का, बी है द्वंद्व का, सी है द्विगु का और डी है कर्मधारय का। तो द्वंद्व में आपके योजक चिन्ह होता है, विपरीतार्थक होते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं यहाँ दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा। कर्मधारय में विशेषता होती है जो कि नहीं है, और द्विगु समास संख्यावाची होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। लंबोदर में विशेषता तो है, लेकिन ये शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के लिए रूढ़ भी होता है। यदि सिर्फ विशेषता होती तो कर्मधारय होता है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय नहीं होगा, जबकि क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात कैसा? भगवान गणेश की बात की जा रही है, तो गणेश के लिए ये शब्द रूढ़ हो जाता है, तृतीय अर्थ में जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लंबोदर में बहुब्रीहि समास होगा। लंबोदर में, गजानन में
लंबोदर में, गजानन में, चंद्रशेखर में। और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे लंबोदर में, गजानन में, चंद्रशेखर में, चक्रपाणी में, त्रिशूल धारणी में, इन सभी में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला देखेंगे तिरंगा में कौन सा समास है। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी है अव्ययभाव, सी है द्विगु और डी है कर्मधारय। विशेषता तो है कि 3 रंगों वाला जो तिरंगा है वह क्या है कि हमारे देश का प्रतीक चिन्ह है, ये उसकी विशेषता है। लेकिन जैसे ही हम इस शब्द को बोलते हैं कि 3 रंगों वाला, तो सबसे पहले जिक्र किसका किया हमने, संख्या का, और संख्यावाची पद प्रथम होने के कारण यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो तिरंगा शब्द में द्विगु समास हो जाएगा। तो यहाँ पर आज हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।